महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बारामती में आज सुबह प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। विमान में अजित पवार के साथ उनके पीएसओ, असिस्टेंट और 2 पायलट थे। हादसे में सबकी मौत हो गई। अजित पवार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती गए थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत से हर कोई सदमे में है। कल सुबह 11 बजे अजित पवार का बारामती में ही अंतिम संस्कार होगा। इस हादसे ने पवार फैमिली को बुरी तरह से तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन पर अजित पवार के चाचा शरद पवार से बात की और परिवार को ढाढ़स भी बधाया। 66 साल की उम्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार इस दुनिया से रुखसत हो गए। अजित पवार का राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजित पवार पिछले 13 साल में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। अजित पवार ने पहली बार 12 नवंबर 2010 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। 1991 में बारामती से चुनाव जीतकर पहली बार अजित पवार लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा के लिए खाली कर दी थी। 23 साल की उम्र में अजित पवार के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। कोऑपरेटिव के साथ उन्होंने ये शुरुआत की थी। 1991 में पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने और अगले 16 साल तक इस पद पर काबिज रहे। अजित पवार ने हमेशा दिल्ली की राजनीति की जगह महाराष्ट्र की राजनीति को ही चुना। एक बार सांसद बनने के बाद अजित पवार ने दोबारा सांसदी का चुनाव नहीं लड़ा। 1995 से लगातार वो बारामती विधानसभा सीट से 7 बार चुनाव जीते रहे हैं। अजित पवार का प्लेन जब क्रैश हुआ तब आसपास कई लोग थे। एक चश्मदीद ने बताया कि जब विमान नीचे आ रहा था तभी लगा कि क्रैश हो जाएगा। फिर इसमें जोरदार धमाका हुआ। वहां से थोड़ी दूर भागने पर हमने देखा कि विमान में आग लग चुकी है। तब तक विमान में फिर से लगातार 4-5 धमाके हुए। मौके पर कुछ लोगों ने विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन विमान में इतनी भीषण आग थी कि लोगों की कोशिश असफल रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले से निपटने में सफल रही है। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी कानून का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार को बधाई भी दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विकसित भारत जी का जिक्र आते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है उससे देश शर्मिंदा है। आज विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके साथियों को देश माफ नहीं करेगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। पहले चरण में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 से 4 फरवरी का समय पहले से तय है। यूपी के संभल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक कॉलोनी के भीतर बने मंदिर को शिफ्ट कर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। मामला चंदौसी के ग्रीन कॉलोनी का है, जहां एसडीएम आशुतोष तिवारी और नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कोर्ट के आदेश का पालन कराया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से नए स्थान पर मंदिर की नींव की खुदाई कराई, जबकि पुराने स्थल से मूर्तियों को विधिवत निकालकर सुरक्षित स्थान में शिफ्ट किया गया। तमाम विवादों के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज मन बेहद दुखी है, बिना स्नान के प्रयाग से लौटना पड़ रहा है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन ऐसी घटना हो गई जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने आत्मा को झकझोर दिया। 18 जनवरी को माघ मेले में स्नान के लिए जा रहे अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोक दिया था। विरोध पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई, चोटी पकड़कर घसीटने का आरोप भी लगा। इसके बाद शंकराचार्य शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने 2 दिनों में 2 नोटिस जारी कर शंकराचार्य होने का ही प्रमाण मांग लिया, जिसका अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। यह विवाद तब और गहरा गया। बिहार के जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस टीम इलाके में बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंची थी। हालांकि भारी फोर्सेस की मौजूदगी में प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के रोहतास में शराब लदा हुआ पिकअप वैन अचानक पलट गया। वैन पलटते उसमें रखा शराब चारों तरफ बिखर गया। आते जाते राहगीर और मौके पर मौजूद लोगों ने शराब की लूट मचा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे टूटी फूटी हुई हालत में खाली बोतल्स मिली। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। शराब की बोतलों के आधार पर गाड़ी मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गुजरात के एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले फैजान शेख को गिरफ्तार कर लिया है। फैजान पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। वो नौसारी में रहकर दर्जी का काम करता था। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में नवसारी पुलिस और एटीएस ने एक विदेशी जिगाना पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ फैजान को गिरफ्तार किया। नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने रवि बंसल और सचिन कर्नवाल की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ाई है। तो वहीं एमजेड विजटाउन बिल्डर कंपनी के निदेशक अभय कुमार को 2 फरवरी तक कस्टडी में रखा जाएगा। आपको बता दें कि बेसमेंट निर्माण के लिए गहरे गड्ढे की खुदाई की गई थी। उसी गड्ढे में डूबने से युवराज मेहता की मौत हो गई थी।